सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, आज हम महत्वपूर्ण बिंदु क्रिया को पढ़ेंगे, जिसमें प्रसर्गने का क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। और ये क्रिया है जो कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 तीनों ही कक्षाओं में महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। क्रिया कक्षा 8 में भी पूछी जाती है, 9 में भी 10 में भी। और ये क्रिया कक्षा 10 और 9 में कहाँ पूछी जाती है? पद परिचय में। क्योंकि जब पदों का परिचय देते हैं तो उसमें क्रिया का रूप पूछा जाता है कि ये सकर्मक है, अकर्मक है। तो सबसे पहले हम आज ये जानेंगे कि क्रिया है क्या, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। ने एक प्रसर्ग है, इसे विभक्ति भी कहते हैं। जैसे राम ने, मोहन ने, अमित ने, दीपांशु ने, शिक्षक ने। तो ये ने क्या है? प्रसर्ग है, इसे विभक्ति भी कहते हैं। इसके प्रयोग से क्रिया में विकार आ जाता है, विकार यानी चेंजेज हो जाता है। इस विकार को समझने से पहले क्रिया के स्वरूप यानी क्रिया का स्वरूप क्या है, उसके भेद कितने हैं तथा उसके प्रयोग को जानना आवश्यक है। तो चलिए हम क्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रियापद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। क्रिया से क्या होता है? किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। तो यह है पुस्तक है। तो इसमें क्या है? वाक्य में है पुस्तक में क्या पता चलता है? स्थिति का पता चलता है। क्या है? पुस्तक है। गरिमा ने सेब खाया। क्या खाया? सेब खाया। तो खाना यहाँ क्या हो गई? क्रिया, खाया है। धवल रोज स्कूल जाता है। क्या करता है? स्कूल जाता है। जाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। खाया है, ये क्रियाएं हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। उड़ रही है, तो ये क्रिया है। आज वर्षा होगी, तो होना वर्षा है। अब यहाँ पहले वाक्य में हमने देखा है से पुस्तक की स्थिति का पता चलता है से यह पुस्तक है, तो यह है, ये क्या है? क्रिया है। तो इससे किसका पता चलता है? पुस्तक का। दूसरे वाक्य में गरिमा ने सेब खाया। गरिमा के द्वारा खाना कार्य करने का बोध होता है। क्या कर रही है वो? खा रही है। किसको खा रही है? सेब को खा रही है। तो खाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। धवल रोज स्कूल जाता है। धवल के रोज स्कूल जाने की जानकारी मिलती है। किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा जानकारी मिलती है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो चिड़िया के आकाश में उड़ने की क्रिया का पता चलता है। अभी इसकी जगह होती चिड़िया सो रही है, तो सोने का पता चलता। चिड़िया दाना चुग रही है, तो चुगने का पता चलता। आज वर्षा होगी, वर्षा होने का पता चलता है। अतः इन वाक्यों में है खाया, जाता, उड़ रही है तथा होगी क्रिया क्या है? क्रियापद है। क्या है? क्रियापद है, खाया, जाता, उड़ रही है, होगी क्रियापद है। यह पेन मेरा है। मैंने खाना खाया। मैं खाना खा रहा हूँ। विद्यार्थी स्कूल जाते हैं। मैं स्कूल जाऊँगा। प्रिंसिपल सर स्कूल जाते हैं। टीचर स्कूल में आते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? जाना जाना क्रिया का पता चल रहा है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, मोर आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो उड़ने क्रिया का पता चलता है। तो इन वाक्यों में है, खाया, जाता है, उड़ रही है तथा होगी क्रियापद है। क्रियापद यानी ये क्रियापद है। जब एक शब्द है जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है और उसका सार्थक अर्थ निकलता है, तो क्रिया वो पद बन जाता है। शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हुए वो शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। तो यहाँ क्रियाएं क्या है? क्रियापद हैं। अब इन वाक्यों को देखिए। जाता है, जा रहा था, जाऊंगा, जाना चाहिए, जाइए।
जाता है, जा रहा था, जाऊंगा, जाना चाहिए, जाइए। क्रियापदों में जा सभी रूपों में समान रूप से मिलता है। देखो, जा, जा, चाहिए, जा, सभी रूपों में समान रूप से मिलता है। इस समान रूप से मिलने वाले अंश को धातु कहते हैं। इसे क्रियामूल भी कहा जाता है। यानी मूल क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रियामूल भी कहते हैं। मूल क्रिया को क्या कहते हैं? धातु। जैसे खाना में खा, पीना में पी, सोना में सो, रोना में रो, धोना में धो, खेलना में खेल, ये क्या है? धातु हैं। आना, करना, रखना, उठना, बैठना, पढ़ना, दौड़ना सभी क्रियापद हैं। इन क्रियापदों से ना हटा देने पर क्रियाओं का धातु रूप बनता है। जैसे ये क्या है? क्रियापद है। आना, करना, रखना, उठना, बैठना, पढ़ना, दौड़ना सभी क्या हैं? क्रियाएं हैं, क्रियापद हैं। और अगर हम इनमें से ना शब्द को निकाल दें तो क्या हो जाएंगे? मूल क्रियाएं बच जाएंगी, धातु रूप बच जाएगा। जैसे करना में ना लग हो जाएगा तो कर, रख, उठ, बैठ, पढ़, दौड़, ये ये क्या हो जाएंगी? मूल क्रियाएं, धातु रूप। इनसे धातु रूप बनते हैं। आना, आ, करना, कर, रखना, रख, उठना, उठ, बैठना, बैठ, पढ़ना, पढ़, दौड़ना, दौड़, ये क्या है? ये तो क्रियाएं हैं और ये क्रियाओं के धातु रूप हैं, मतलब मूल रूप हैं। आना में मूल रूप क्या है? आ। जाना में क्या? जा। रखना में रख, चखना में चख, सोना में सो, पढ़ना में पढ़, ये क्या है? मूल क्रियाएं हैं, धातु क्रियाएं हैं। इन्हें धातु भी कहते हैं। मूल क्रियाएं, धातु रूप, एक ही बात है। कुछ अन्य क्रियाओं के सामान्य रूप और धातु रूप। सामान्य रूप क्या है? जैसे सोना, तो इसका धातु रूप क्या होगा? मूल रूप क्या हो जाएगा? सो। हंसना में हंस, डराना में डरा, बुलावा में बुला। तो सोना, रोना, धोना, इसमें ना अलग कर देंगे तो ये धातु के मूल रूप सामने आ जाएंगे। ये सामान्य क्रियाएं हैं और ये धातु क्रिया है, मतलब मूल क्रिया है। तो सामान्य क्रिया में हम ना निकाल देंगे तो ये धातु रूप बच जाएंगे। अब यहाँ हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे। चित्रिसा हंसती है। क्या करती है? हंसती है। अब देखो, हंसती है क्रिया है यहाँ, और इसमें हंस मूल क्रिया हो गई। धोबी कपड़े धो रहे हैं, धो, धो क्या हो गया? मूल क्रिया हो गई। पहले वाक्य में हंसती है क्रिया में पूरी बात स्पष्ट हो जाती है और क्रियापद से ही काम की पूर्णता का बोध हो जाता है। जैसे विचित्र सा हंसती है। विचित्रता क्या? चित्रिसा क्या करती है? हंसती है। तो पहले वाक्य में क्या है? क्रिया से ही, हंसती है से ही बात पूरी स्पष्ट हो जाती है और क्रियापद से ही काम की पूर्णता का बोध होता है। मतलब इस क्रिया से ही वाक्य पूरा बन जाता है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है। विचित्रता क्या करती है? हंसती है। तो हंसना क्रिया हो गई और ये कर्म हो गया, ये कर्ता हो गया और ये क्रिया हो गई। इसमें कर्म नहीं है। इसमें धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है। तो धोबी कर्ता हो गया, धो रहा है क्रिया हो गई, कपड़े क्या हो गए? कर्म हो गए। दूसरे वाक्य में ऐसी बात नहीं है। धोबी धो रहा है से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वह क्या धो रहा है जब तक कपड़े न कहा जाए। यानी इसको कपड़े को हटा दिया जाए तो धोबी धो रहा है। क्या धो रहा है? यानी धोबी धो रहा है। क्या धो रहा है? अगर यहाँ कपड़े नहीं रखेंगे तो ये वाक्य अपूर्ण हो जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। धोबी कपड़े धो रहा है। जब तक कपड़े न कहा जाए तब तक कथन पूरा नहीं होता। कपड़े संज्ञापद, यहाँ धो रहा है क्रियापद का क्रम है। कपड़े की संज्ञापद यहाँ धो रहा है क्रियापद का कर्म है। ऊपर के वाक्यों में हंसती है क्रिया को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं। देखिए, चित्रिसा हंसती है तो वाक्य पूर्ण हो गया है, किसी कर्म की आवश्यकता पड़ी नहीं, अतः यह अकर्मक है।
इसमें कर्म नहीं है तो अकर्मक हो गया। जिसमें कर्म नहीं हो, बिना कर्म के, अकर्मक। धो रहा है क्रियापद में कपड़े कर्म की आवश्यकता है, अतः यहाँ सकर्मक क्रिया है। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी धो रहा है, क्या धो रहा है? कपड़े धो रहा है, तो यहाँ कर्म हो गया। तो इस वाक्य में कर्म है तो ये वाक्य कैसा हो? सकर्मक हुआ। चित्री सा हंसती है, ये करता है और ये क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है तो अकर्मक हो गया। और इसमें ये कर्म है तो सकर्मक हो गया। इस प्रकार क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में छोटा सा प्रश्न पूछ लें क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो हम लिख देंगे क्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? नाम लिखिए। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? अकर्मक और सकर्मक। तो अकर्मक में देखते हैं हम पहला, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग से कर्म की आवश्यकता नहीं होती। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं थी, चित्री सा हंसती है, बस पूर्ण हो गए, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं, तो ये क्या हो गया? अकर्मक हो गया। जैसे आना, जाना, रोना, धोना, दौड़ना, बैठना आदि अकर्मक क्रियाओं से कार्य का होना या करना स्वतः ही पता चल जाता है। इनका प्रभाव सीधे किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रियाओं में प्रभाव किस पे? विचित्रता हंसती है, कौन हंसती है? चित्रिसा हंसती है, तो यहाँ हंसने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? चित्रिसा पे पड़ रहा है। ठीक है, तो जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वहां अकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे रवि आता है, रवि आता है, अब क्या आता है नहीं पता, तो यहाँ ये रवि कर्म है और ये क्रिया है, करता है रवि और ये क्रिया है, इसमें कर्म गायब है, तो ये क्या हो गया? अकर्मक हो गया, कर्म के बिना। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं क्रिया हो गई और पक्षी कर्ता हो गई, इसका मतलब यहाँ करता है और यहाँ क्रिया, तो कर्म है नहीं, तो इसमें क्या हो गया? अकर्मक। स्वाति हंसेगी, तो स्वाति कर्ता हो गई और हंसना क्या हो गई? क्रिया हो गई, तो क्या हो गई? अकर्मक। बच्चे रो रहे हैं, बच्चा कर्ता हो गया, क्रिया हो गई, यहाँ कर्ता और यहाँ क्रिया, यहाँ कर्ता और यहाँ क्रिया, यहाँ कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया, मतलब इन वाक्यों में क्या नहीं है? कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, तो ये क्या हो गए? जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता वो अकर्मक हो जाते हैं, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रियाएं हो जाती हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आना, उड़ना, हंसना और रोना क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं है। इनका प्रभाव क्रम से रवि, इस पे रवि पे पड़ता है, रवि आता है, पक्षी पे पड़ता है, स्वाति हंसेगी पे, स्वाति पे पड़ रहा है, बच्चे पे पड़ रहा है, तो इनका प्रभाव क्रम से रवि, पक्षी, स्वाति और बच्चा पर पड़ रहा है, तो ये क्या हो गए? अकर्मक क्रियाएं हो गई। अब आते हैं हम सकर्मक पे। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग से कर्म की आवश्यकता रहती है उसे, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता रहती है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, दिखाना, सौंपना, बेचना, बनाना आदि। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। कहाँ तक? अकर्मक क्रिया तक। अकर्मक क्रिया में क्या है? वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, रोना, धोना, दौड़ना, बैठना। अकर्मक क्रिया में कर्म का होना या करना स्वतः ही पता चल जाता है, इनका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। अभी हम वाक्यों के आधार पर इनको समझेंगे। जैसे रवि आता है, ये हमने पढ़ लिया था अभी। रवि क्या है? करता है, और ये क्या है? क्रिया है। इसका मतलब है कि इसमें कर्म नहीं है, तो ये क्या होगी? ये क्रिया कैसी होगी? अकर्मक। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या है? कर्ता, और ये क्रिया, इसका मतलब इसमें भी कर्म नहीं है, तो ये क्या हो गया? अकर्मक। स्वाति हंसेगी, स्वाति हंसेगी, इसमें भी क्या है? ये कर्ता है और ये क्रिया है, इसका मतलब इसमें भी कर्म गया, तो
ये भी बिना कर्म के, तो ये अकर्मक हो गई। बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो यहाँ कर्म कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक हो गई। उपयुक्त वाक्यों में आना, उड़ना, हंसना और रोना क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं है। इसमें आना, उड़ना, हंसेगी, रहा, इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। बिना कर्म के भी ये वाक्य पूरे हो रहे हैं। देखो, बिना कर्म के भी ये वाक्य पूरे हो रहे हैं। इनका प्रभाव क्रम से किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। रवि, पक्षी, स्वाति और बच्चे पे पड़ रहा है। तो ये क्या है, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। तो विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिया का। इसमें ये आगे भी हमें नॉलेज की दृष्टि से भी, एग्जाम की दृष्टि से भी, कंपटीशन की दृष्टि से भी हमें, और पद जब कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें पद परिचय में सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को छांटना होगा। तो आज हम सिर्फ अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अगले पाठ में, अगले वीडियो में हम सकर्मक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार।